हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। होप करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में पूरे पैशन के साथ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे होंगे ताकि अपकमिंग लाइफ में आप सभी सक्सेसफुल हो जाएं। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगे, आपके लिए डायडेक्टिक हो, यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ सारे सोशल मीडिया के हैंडल पे। इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत रेलिवेंट है और एनटीए एग्जाम में उससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ये हायर एजुकेशन का टॉपिक है और हायर एजुकेशन में मैं आपको आज रेगुलेटरी बॉडीज़ पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने हायर एजुकेशन से रिलेटेड 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है बट हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और पढ़ना अनलिमिटेड है। तो इस लिमिटेड टाइम में हम कैसे अपने सिलेबस को कर्टेल करें और उन चीज़ों पे फोकस करें, एलिसिट करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। तो इसलिए मेरी जो भी वीडियोस रहती हैं उसको आप टाइम टू टाइम मल्टीपल टाइम्स देखें, नोट्स बनाएं, है ना। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको पता लग जाएगा कि एनटीए जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो कहाँ से पूछते हैं। आज मैं आपको रेगुलेटरी बॉडीज़ कराऊंगा, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है नियामक संस्था। इट मीन्स कि उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, हर शिक्षा का जो भी स्तर हो उसमें एक नियामक संस्था का होना, रेगुलेटरी बॉडीज़ का होना बड़ा ही आवश्यक है। क्योंकि ये क्या करती है, एज ए मैनेजिंग और रेगुलेटरी बॉडी का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी हमारे पास है, एआईसीटीई है, एनसीईआरटी है ना, नैक है और भी तमाम तरह के बहुत सारे ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। हमें हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम सभी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारा जो भी क्वेश्चंस आएगा वो हायर एजुकेशन से सेंटर्ड के इर्द गिर्द ही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी एजुकेशन का सिस्टम है, शिक्षा की जो प्रणाली है, पद्धति है, उसको मेंटेन करके रखना, उसको क्वालिटेटिव बनाए रखना और टाइम टू टाइम अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो उसको चेंज करना, उसमें चेंजेस लाना, ऑल्ट्रेशन करना, मॉडिफिकेशन करना, ये सारा रेगुलेटरी बॉडी का काम होता है, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको डायरेक्शन देना टाइम टू टाइम पे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल आर्बिटरी नेस तरीके से काम करने लग जाए, मनमाना तरीके से काम वो नहीं कर सकती। उसके ऊपर भी एक बॉडी है जो कि उन्हें इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना होता है। वो कोई भी यूनिवर्सिटी अपने मन से हर काम को नहीं कर सकती जब तक वो ऑटोनोमस ना हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑटोनोमस होते हैं। तो ऑटोनोमस के लिए रूल्स अलग होते हैं, लेकिन जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस नहीं है उसको डायरेक्ट कौन गवर्न करेगा, यूजीसी करेगी। अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो एआईसीटीई करेगी, है ना। कई जगह पे एनसीईआरटी का अपना रोल है, कोई बहुत सारी जगह पे नैक का अपना रोल होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। अब आते हैं हम इसके फंक्शंस पे कि रेगुलेटरी बॉडीज़ के क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। हमारे यहाँ पे जो भी एजुकेशन का सिस्टम है, ठीक है, पैटर्न है, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। आपका स्टैंडर्ड टाइम के साथ अपग्रेड होना चाहिए, ना कि डिग्रेड हो जाए, ठीक है। आपका जो भी सिलेबस है, आपके जो भी करिकुलम है, उसमें टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होना चाहिए, है ना। आप पहले के टाइम में देखते होंगे एजुकेशन का जो पद्धति था वो अलग था। अब देखिए को करिकुलर डेवलपमेंट पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो एजुकेशन का सिस्टम था वहाँ पे स्पोर्ट्स पे इतना ज़्यादा इंफेसाइज नहीं किया जाता था, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे इंफेसाइज नहीं किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, है ना, पढ़ाई लिखाई, इसी पे फोकस किया जाता था। आज के दौर में एजुकेशन में स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, है ना, आर्ट्स और भी तमाम तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है, उस पर भी एलिसिट एम्फेसाइज किया जाता है। और अब तो एनईपी आ गई है, एनईपी में तो और भी नई नई चीज़ों को लाया गया है। स्टूडेंट्स को जो है अब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाएगी, वो अपने मन के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला फंक्शन, कार्य यूजीसी का, सॉरी, रेगुलेटरी बॉडी का। दूसरा होता है कि इट मीन्स कि जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशंस होते हैं, कहीं पे सेमेस्टर वाइज होते हैं, है ना, कहीं पे ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, तो उन एग्जामिनेशन को भी मेंटेन करना, टाइम से एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने की जगह पे जो है 8 महीने में एग्जाम होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो ईयरली एग्जाम्स हैं वो लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इस चीज़ों को भी मेंटेन करना ताकि बच्चों का समय खराब ना हो, टाइमली उन्हें डिग्री मिले, टाइमली उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए और वो आगे जॉब्स के लिए जा सकें। तीसरा है मॉनिटर करना। इट मीन्स कि जो भी प्रायोरिटी वाले एरियाज हैं, जो भी दूर दराज के इलाके हैं, रिमोट लोकेशंस हैं,
उन एरियाज़ में अगर एडुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको अच्छा करना, वहाँ पे कॉलेजेस को इस्टेब्लिश कराना, यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश कराना, वहाँ पे एडुकेशन के माहौल को जो है प्रोपागेट करना, ये भी रेगुलेटरी बॉडी का काम है। चौथा है कि ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस चीज़ में सहयोग करना। जो प्रशिक्षण का कार्य है, अनुसंधान का कार्य है, विकास का कार्य है, तो इसमें जो भी यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च के लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं, है ना, या मान लीजिए कि ट्रेनिंग उनके टीचर्स को, प्रोफेसर्स को बहुत तरह की टाइम टू टाइम पे ट्रेनिंग्स दी जाती है ना, वर्कशॉप कराया जाता है, कोलोक्वियम कराया जाता है, सेमिनार कराया जाता है। तो इस तरह के चीज़ों को भी जो चीज़ें हैं वो टाइमली हो रही हैं कि नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेनिंग हो ही नहीं रहा, क्योंकि चाहे वो टीचर हो चाहे वो प्रोफेसर हो, उनको एक ट्रेनिंग टाइम टू टाइम मिलनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि उनका जो रेलिवेंस है वो बना रहे। ठीक है, इसके बाद आइए यूजीसी के ऊपर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में स्टैब्लिश हुई थी राधाकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, उसके कमेटी पे यूजीसी की स्थापना करी गई थी, ताकि हमारे यहाँ पे जो हायर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड को ये बढ़ा सके, मेंटेन कर सके और डायरेक्शन दे सके, कोई समस्या है उसका निदान कर सके। ठीक है, तो यूजीसी की स्थापना इस सोच से करी गई थी, क्योंकि देखिए उससे पहले, आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पे यूजीसी जैसी कोई संस्था थी नहीं। तो क्या था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे थे, तो चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, इन सभी एजुकेशन को गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की एक बॉडी थी, वही एक ही बॉडी जो है तमाम तरह के एजुकेशन को रेगुलेट करती थी। बट समय के हिसाब से क्या हुआ, समय के साथ इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि हर स्तर पे अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ होनी चाहिए। हायर एजुकेशन के लिए अलग होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अलग होना चाहिए, प्राइमरी के लिए अलग होना चाहिए, ताकि हर स्तर पे जो है अच्छे से विकास हो सके, अनुसंधान हो सके, नवाचार हो सके, इनोवेशन हो सके, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा सके। इसके लिए संस्था का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं हम कि यूजीसी के क्या क्या कार्य प्रणाली हैं, फंक्शंस ऑफ यूजीसी पे। तो पहला है रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़। यूजीसी का पहला काम है कि जितने भी विश्वविद्यालय हमारे देश में चल रहे हैं उनको मान्यता देना। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा अपने कॉलेज का जो जहाँ पे भी नाम लिखा होता है गेट पे, उस पर लिखा होता है रिकॉग्नाइज्ड विथ यूजीसी, है ना, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इट मीन्स कि यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है और इससे रिकॉग्निशन लेना किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, है ना, खासकर यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि फिर यूनिवर्सिटी का काम है कि वो कॉलेजेस को एफिलिएशन दे। तो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी किससे एफिलिएशन लेगा, किससे रिकॉग्निशन लेगा, यूजीसी से, और फिर यूनिवर्सिटी किसको एफिलिएशन देगा, कॉलेजेस को। तो सारे लेवल बटे हुए हैं, है ना, एक चीज़ हो गया। दूसरा है डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स। जितने भी फंड्स आते हैं यूनिवर्सिटी के पास, आज के डेट में टोटल भारत में 967 यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट, डीम्ड, है ना, सभी तरह के यूनिवर्सिटी को मिला के टोटल 967 है टिल डेट। तो जो भी गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो स्टेट या सेंट्रल के हों, डीम्ड हों, उन सभी को जो भी फंड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ये यूजीसी के द्वारा ही कराए जाते हैं। ये यूजीसी का काम है कि टाइमली फंड को जो है डिसबर्स किया जा सके, ताकि कॉलेजेस को भी फंड टाइम से जा सके, यूनिवर्सिटी को टाइम से जा सके, और यूनिवर्सिटी अपने कामों को सुचारू रूप से फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके टाइमली अपने कामों को कंप्लीट कर सके। क्योंकि आपके पास फंड्स होगा तभी तो आप डेवलपमेंट करोगे, बच्चों को फेलोशिप दोगे, बिल्डिंग्स बनवाओगे, लाइब्रेरी बनवाओगे, कहीं पे मान लीजिए कुछ और भी व्यवस्था करनी है उसको करोगे। तो फंड्स कौन देगा, यूजीसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट इट मीन्स कि जो भी नियुक्ति होती है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जो भी नियुक्ति होती है, चाहे वो प्रोफेसर्स की हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ्स की हो, वो भी यूजीसी के रिकमेंडेशंस पे ही होती है। इट मीन्स कि कहीं पे भी वैकेंसी आती है तो पहले उसको यूजीसी से जो है रिकॉग्निशन लेना पड़ता है, उसके बाद वैकेंसी आती है और रिक्रूटमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा AICTE। देखिए AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। हमारे यहाँ पे जो भी जनरल कॉलेजेस हैं, जनरल का मतलब जहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, है ना, या साइंस के सब्जेक्ट्स, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह की पढ़ाई होती है, जनरल कॉलेजेस, उसको मान्यता कौन देती है, यूजीसी। लेकिन जो भी इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस हैं, है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी किससे रिलेटेड IITs वगैरह हो गए, NIT हो गई, तो इनको यूजीसी मान्यता नहीं देती, यूजीसी रेगुलेट नहीं करती इन्हें। इन्हें कौन रेगुलेट करता है, इन्हें रेगुलेट करता है AICTE,
इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1945 में, 1945 में ये आया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है आने का वो ये था कि भारत के अंदर जो भी तकनीक से संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हैं उसके कार्य प्रणाली को समय समय पर चेक करना, अगर कोई समस्या है उसका निदान करना, उसके करिकुलम से संबंधित सारी चीज़ों को देखना, है ना। इट मीन्स कि जैसे यूजीसी जनरल कॉलेजेस में रेगुलेटरी बॉडी का काम करती है, ठीक उसी प्रकार एआईसीटीई इंजीनियरिंग और विज्ञान से संबंधित जो भी संस्थान है, आईआईटी, एनआईटी, है ना, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उन सभी को रेगुलेटरी बॉडीज का काम एआईसीटीई करती है। ठीक है। तीसरा है एनसीईआरटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का नाम आप सभी ने सुना होगा, 9th 10th 11th 12th, है ना, स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ही हम पढ़ते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1961। ठीक है, डेट्स को याद रखिएगा, डेट भी कई बार आता है। हेडक्वार्टर एनसीईआरटी का कहाँ है? न्यू दिल्ली, ये भी आता है क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। इसके बाद एनसीईआरटी जो है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्तता प्राप्त संस्था है। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को, सिलेबस को डिज़ाइन करती है। ठीक है, ऑटोनॉमस है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा कि एडुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और क्वालिटेटिव एडुकेशन देना। इट मीन्स कि आप एनसीईआरटी के कोई भी बुक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही क्वालिटेटिव उसमें मटेरियल दिए गए हैं। ठीक है, बड़े बड़े एडुकेशनिस्ट जो हैं उसके एडवाइज़र होते हैं, उसके राइटर होते हैं, एडिटर होते हैं, है ना। इवन यूपीएससी और तमाम जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन भी हमारे कंट्री में होते हैं उनमें भी कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, पढ़ें, जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं। तो आप ये सोचिए कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है, अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो भारत के अंदर जो भी शिक्षा की प्रणाली है, जो भी शैक्षणिक व्यवस्था है, उसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है। और एनसीईआरटी प्रेस्क्राइब्ड बुक भी हम स्कूल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है, हम सभी ने पढ़ा है, तो इसका ध्यान आपको जरूर होगा। ठीक, इसके बाद अगला जो संस्था है वो है हमारा नैक, NAAC। ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर, ये ध्यान में रखिएगा। अब नैक का क्या काम है? अब आप देखिए कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के बीच प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव, है ना, कॉम्पिटिशन होना बहुत जरूरी है। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, संस्था हो, जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक आगे बढ़ने की होड़ नहीं होगी। और जब तक कोई भी संस्था हो वो जब तक अपने आप को तब तक वो, है ना, रिचार्ज नहीं करेगी जब तक उसको इस चीज़ का डर ना हो कि उनकी भी रैंकिंग होगी, उनका भी एग्ज़ाम होगा। हम और आप क्यों पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उससे हमें जॉब्स मिलेगी या एडमिशन मिलेगा, इसलिए तो पढ़ते हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि अब आपका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी, तो आप पढ़ेंगे, है ना? नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो इट मीन्स कि नैक की स्थापना 1986 में इसलिए हुई ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बीच जो है एक प्रतिस्पर्धा की भावना हो, कंपटीशन की भावना हो। और इसने क्या किया? रैंकिंग देना शुरू किया। आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप देखिएगा, उसके बारे में गूगल पे सर्च करिएगा तो आप पाएंगे कि आपके कॉलेजेस को भी कुछ रैंक, नैक बी एक्रीडेटेड, नैक ए एक्रीडेटेड, नैक सी एक्रीडेटेड और नैक डी एक्रीडेटेड, ABCD, ये 4 नियामक हैं, ये 4 मानक हैं। ठीक है, तो इन चारों डिफरेंट कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे और भी तमाम बेसिस आधार होते हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। उन आधारों का पालन करके नैक जो है वो रैंकिंग देने का काम करती है। ठीक है, इससे क्या होता है? कॉलेजेस के बीच कंपटीशन की भावना बनती है। अब मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, उसके 5 कॉलेजेस हैं, 3 को ए रैंक मिल गया और बचे हुए 2 को जो है सी रैंक मिल गया। तो जो ए रैंक वाला है वो तो डोमिनेंट हो जाएगा, सी वाला इन्फीरियर फील करेगा। तो क्या होगा? जो सी वाले रैंकिंग वाले कॉलेजेस हैं वो अगली बार और मेहनत करेंगे ताकि वो भी एक ही कैटेगरी में आ जाए। तो ये कंपटीशन जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बीच होना चाहिए। ये होगा तो वो क्या होगा? अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे से पढ़ाई कराएगी, प्लेसमेंट की व्यवस्था कराएगी और भी तमाम तरह की चीज़ों को करेगी। अब हम देखेंगे कि नैक के ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिस पे वो ध्यान देती है और उसी के आधार पे रैंकिंग करती है। तो पहला है पाठ्यक्रम के पहलू, करिकुलम एस्पेक्ट्स। इट मीन्स कि आपके यहाँ पे क्या करिकुलम है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक करिकुलम होता है, तो उस करिकुलम को वो देखती है, वो चेक करती है कि रेलिवेंट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 15 साल पहले जो करिकुलम फॉलो हो रहा था वही अभी भी हो रहा है ना। इसलिए आप देखते होंगे कई सारे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, कई सारे राज्यों में छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रैंकिंग बड़ी खराब होती है, BC। क्यों? वो टाइम टू टाइम अपने आप को जो है री इनोवेट नहीं करते। जो 20 साल पहले सिलेबस था वही आज भी है, तो फिर कैसे उनको रैंकिंग अच्छा मिलेगा?
है ना। तो नैक के डर से क्या करते हैं वो लोग, टाइम टू टाइम अपने आप को जो है ऑल्टरेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे उनको लाभ मिलता है। दूसरा क्या पहलू नैक ध्यान देता है वो है अनुसंधान, नवाचार और विस्तार। इट मीन्स कि जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रिसर्च का क्या लेवल है, इनोवेशन का क्या लेवल है, ठीक है। इट मीन्स कि पीएचडी हो रही है कि नहीं हो रहा है तो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं हो रहा कि जी जिस पे 1 लाख बच्चों ने पीएचडी कर रखा है, रिसर्च कर रखा है, फिर बच्चे उसी पे कर रहे हैं, है ना। और जो टॉपिक्स हैं रिसर्च के वो इनोवेटिव हैं कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल घिसा पिटा टॉपिक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए आप कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए जाओगे तो आपको वहाँ कहा जाएगा कि आप बढ़िया जो है रेलिवेंट टॉपिक को लें। ऐसा नहीं है कि जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गया है उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, उससे यूनिवर्सिटी को भी नुकसान होगा और आपको भी होगा, ठीक है। तो ये नैक इस पे ध्यान देती है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके यहाँ पे अच्छी बिल्डिंग है कि नहीं, क्लासरूम की संख्या है कि नहीं, क्लासेस में जो है एसी वगैरह लगा है कि नहीं लगा है, वॉशरूम जो है नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, ग्राउंड अच्छा है कि नहीं है, और स्पोर्ट्स की जो है मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है। इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान दिया जाता है। चौथा है आपका कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाता है, वहाँ की जो मैनेजमेंट की जो बॉडी है, मैनेजिंग कमेटी है, उसको देखा जाता है कि वो अच्छे से काम करती है कि नहीं करती है, बच्चों की समस्या का समाधान होता है कि नहीं होता है, और भी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसका निराकरण वो करती है कि नहीं करती है। तो मैनेजमेंट के भी मार्क्स होते हैं। और नेक्स्ट होता है कि स्टूडेंट सपोर्ट। इट मीन्स कि आप जिस भी संस्था में हैं उस संस्था में स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। इट मीन्स कि स्टूडेंट्स से भी फीडबैक लिया जाता है कि आपका कॉलेज आपका सुनता है कि नहीं सुनता है, आपके जो भी समस्याएं, ग्रीवेंसेस हैं उसको सॉर्ट आउट करता है कि नहीं करता है। इन तमाम चीज़ों के आधार पे नैक की रैंकिंग होती है, जिसका अपने आप में बहुत महत्व है। और एनईपी में तो इन रैंकिंग के आधार पे फंड्स की भी बात करी गई है। इट मीन्स जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी की जितनी अच्छी रैंकिंग होगी उसे उतना फंड मिलेगा। तो अब कंपटीशन और बढ़ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक और संस्था है हमारे यहाँ पे, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराना रिमोट एरियाज़ के बच्चों को। जो ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है ना, उन जगह पे NIOS की स्थापना करी गई, ताकि वो बच्चे अगर स्कूल कॉलेजेस नहीं भी जा पाते तो कम से कम उनको बुक्स मिल जाए फ्री में या अफोर्डेबल रेट पे, और वो कम से कम साल में 6 महीने में एग्जाम दे आएँ, ताकि उनको डिग्री मिल जाए, वो इलिटरेट और साक्षर ना रहे। इसी उद्देश्य से NIOS की स्थापना करी गई, और इसी का रिजल्ट है कि आज हमारे यहाँ पे लिटरेसी की रेट इतनी बढ़ गई। मान लीजिए गांव में बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा सकते, गरीब हैं, पैसा नहीं है, तो NIOS के माध्यम से वो मुफ्त में या बहुत ही कम पैसे पे पढ़ाई कर सकते हैं, उनको फ्री में बुक्स मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिलती है। इस आधार पे वो अपने एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं, और भी तमाम तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद लास्ट में मैं कुछ चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। पहला UGC है, कब स्थापना हुआ, 1956। दूसरा NIOS है, स्थापना कब हुआ, 1989। देन हमारा NCERT है, कब हुआ, 1961। AICTE है, कब हुआ, 1945। ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, कब आया, 1969। और IGNOU कब आया, 1985। तो ये जो 6-7 चीज़ें मैंने बताई, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई बार आता है ना, क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको जो मैंने आज बताया इससे 1 या 2 क्वेश्चंस नेट में हमेशा रहते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितना बार मन करे उतनी बार देखिए, सुनिए, नोट्स बनाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आपके जो भी ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम्स होंगे वो जरूर सॉर्ट आउट होंगे। लास्ट में एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू।